नमस्कार। SYBA फाउंडेशन कोर्स अनिवार्य हिंदी पेपर नंबर 3 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी के चलते लगभग पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। हमारे देश भारत में भी इसका प्रभाव और संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने के लिए, इसको टालने के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार के जो कदम उठाए गए वह सराहनीय है। साथ ही हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वयं को रोग के संक्रमण से बचाने के लिए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो निर्देश दिए गए हैं उसका सख्ती से पालन करना ही हमारे सबके जीवन को सलामत रख सकता है। घर पर रहिए, सलामत रहिए का जो सूत्र है वह अत्यंत कारगर है। बिना वजह घर से बाहर निकलकर अपने आप को रोग का शिकार बनाना ये बड़ी नादानी और बेवकूफ़ी मानी जाएगी। इसी के चलते पूरी दुनिया जबकि इस संक्रमण से प्रभावित हुई है, उसमें हमारा शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब तक हम जिस माध्यम से पठन पाठन, अध्ययन और अध्यापन करते आए हैं उसमें बहुत सारे बदलाव हमें लाने पड़ रहे हैं। इसी के चलते हम क्लासरूम में, वर्गखंड में रूबरू 1-to-1 आपको पढ़ा नहीं सकते हैं। आपकी पढ़ाई खराब न हो, आप अभ्यासरत रहें, अध्ययन करते रहें। इसलिए ऑनलाइन के माध्यम से आपको कुछ दिशा निर्देश देने का यह एक साधारण सा प्रयास है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब विद्यार्थिनी बहनें समय समय पर अपलोड किए जाने वाले आपके अभ्यासक्रम से संबंधित वीडियो को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनेंगे और अगर चर्चा के दरमियान कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो जैसा कि हमने व्हाट्सएप में ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए से अथवा फ़ोन कॉल करके आप इसका समाधान ले सकते हैं। जिस पाठ्यक्रम को आपके लिए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने चुना है वह पाठ्यक्रम, उसके संदर्भ पुस्तक, अन्य लिखित सामग्री, ये सारी चीज़ें हालांकि हमारी लाइब्रेरी में विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं, परंतु अभी आप लोग कॉलेज नहीं आ सकते, इसलिए घर बैठकर ही इंटरनेट के माध्यम से हमारे व्याख्यान और अन्य संदर्भ आप कैसे जुटा सकते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। जैसा कि आपका पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम से संबंधित हर एक यूनिट वाइज, हर एक मुद्दे की
लगभग चर्चा वीडियो के माध्यम से की जाएगी। इसके उपरांत आप इंटरनेट का उपयोग करके जरूरी लिखित सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। गूगल के सर्च इंजन में आप अभ्यासक्रम से संबंधित जिस टॉपिक को सर्च करेंगे तो उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएंगी। जैसा कि हमारा पाठ्यक्रम है अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत, वह है पुस्तक सप्त एकांकी। यह पुस्तक जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी कॉपीज़ हैं, परंतु अभी लाइब्रेरी में आना मुमकिन नहीं है। इसलिए आप इस पाठ्य पुस्तक में आपके अभ्यासक्रम में रखी गई जो 5 एकांकियाँ हैं, उन एकांकियों को इंटरनेट पर गूगल के माध्यम से सर्च करके पढ़ सकते हैं। उदाहरण के रूप में आपको बताऊं तो जैसे कि इस पाठ्य पुस्तक में एक एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, जिसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। गूगल के माध्यम से सर्च इंजन में आप लिखेंगे लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की समीक्षा। जैसा ही आप लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की समीक्षा लिखेंगे तो पेज खुलेगा और उसमें इस एकांकी के संदर्भ में काफ़ी जानकारियाँ आपको अवश्य मिल सकेंगी। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको यथेष्ट जानकारी दें, आपके लिए उपयोगी हो इस तरह की जानकारी दें। उपरांत आप भी अपने घर पर बैठकर इन सारी चीज़ों को सर्च करके, हो सके तो उसका प्रिंट आउट करके अपने पास रखें और अपने घर पर बैठकर अभ्यास करें, अध्ययन करें। और उसमें कहीं भी अगर दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप हमारा संपर्क व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से कर सकते हैं। अब आपके अभ्यासक्रम में SYBA फाउंडेशन कोर्स अनिवार्य हिंदी पेपर नंबर 3 के अंतर्गत एक पाठ्य पुस्तक जिसका शीर्षक है सप्त एकांकी और उसके साथ थोड़ा सा व्याकरण का हिस्सा है, उसके बारे में मैं विस्तार के साथ आपको जानकारी दे रहा हूँ। जिस तरह हम हर बार क्लासरूम में आपको यूनिट वाइज अभ्यासक्रम लिखाते हैं, उसी तरह यहाँ मैं बोलकर आपको एक एक एकांकी और उस एकांकी में कौन कौन से मुद्दों को चर्चा का विषय बनाया जाना है, उसकी संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। सप्त एकांकी के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक में 7 एकांकियाँ हैं, मगर आपके अभ्यासक्रम में उन 7 में से मात्र 5 एकांकियाँ रखी गई हैं। उसमें सबसे पहला एकांकी है पृथ्वीराज की आँखें। यह एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है। तो उस पृथ्वीराज की आँखें एकांकी में आपके अभ्यास के जो अध्ययन के जो मुद्दे हैं, वह मुद्दे इस प्रकार रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले लेखक का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, लेखक का संक्षिप्त परिचय। दूसरा मुद्दा रहेगा आपका
कि पृथ्वीराज की आंखें एकांकी का कथासार। तीसरा मुद्दा आपका रहेगा एकांकी कला के तत्वों के आधार पर पृथ्वीराज की आंखें एकांकी का मूल्यांकन। चौथा मुद्दा आपका रहेगा कि पृथ्वीराज की आंखें एकांकी में इतिहास और कल्पना का सुभग समन्वय हुआ है और अतीत के गौरव गान को वर्णित किया गया है, सिद्ध कीजिए। और एक मुद्दा अगर ले सकते हैं तो पृथ्वीराज की आंखें एकांकी का उद्देश्य। और एक छोटा सा मुद्दा हम ले सकते हैं कि पृथ्वीराज की आंखें एकांकी शीर्षक। तो इस तरह से लगभग सभी कहानियों में आपके अभ्यास और अध्ययन के मुद्दे रहेंगे। दूसरा एकांकी है जिसका शीर्षक है लक्ष्मी का स्वागत। यह एकांकी श्री उपेंद्रनाथ अश्क ने लिखा है। तो उस एकांकी का अभ्यास और अध्ययन करते समय लेखक का व्यक्तित्व कृतित्व, एकांकी का कथासार, एकांकी कला के तत्वों के आधार पर लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की समीक्षा, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में निरूपित युगबोध, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी शीर्षक, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के मुख्य पात्र, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का उद्देश्य, इन सारे मुद्दों को अभ्यास और अध्ययन का केंद्र माना जाएगा। तीसरा एकांकी है जिसका शीर्षक है स्ट्राइक। यह श्री भुवनेश्वर द्वारा लिखा गया आधुनिक एकांकी है। इस एकांकी में भी लेखक का परिचय, व्यक्तित्व कृतित्व, स्ट्राइक एकांकी का कथासार, एकांकी के तत्वों के आधार पर स्ट्राइक एकांकी की समीक्षा, एकांकी का शीर्षक, एकांकी का उद्देश्य और आधुनिक दाम्पत्य जीवन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर यह एकांकी प्रकाश डालता है। इसलिए स्त्री पुरुष के संबंधों में जब स्ट्राइक हो जाती है तो कैसे दाम्पत्य जीवन बिखर जाता है, पति पत्नी के बीच किस तरह से तनाव और मनमुटाव हो जाता है, इसकी बात बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से भुवनेश्वर जी ने इस एकांकी में की है। चौथा एकांकी है जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। यह डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया एक सामाजिक एकांकी है। इसमें भी लेखक का व्यक्तित्व कृतित्व या परिचय, रीढ़ की हड्डी एकांकी का कथासार, एकांकी कला के तत्वों के आधार पर रीढ़ की हड्डी एकांकी का मूल्यांकन, रीढ़ की हड्डी एकांकी के मुख्य पात्र, रीढ़ की हड्डी शीर्षक, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य, रीढ़ की हड्डी एकांकी में निरूपित युगबोध और संदेश। इस प्रकार से पूरी एकांकी है, इसका अभ्यास कराया जाएगा। इसके बाद वाला जो एकांकी है, इस एकांकी का शीर्षक है यहाँ रोना मना है। बड़ा ही मर्मस्पर्शी यह एकांकी है और इस एकांकी को श्रीमती ममता कालिया ने लिखा है और इस एकांकी के द्वारा ससुराल में उत्पीड़न का शिकार एक ऐसी युवती का चित्रण किया गया है जो अपने ससुराल में बहुत सारे
दुख झेलती है और अपने जीवन को वह एक दर्दनाक राह से कैसे गुजारती है, इसकी बड़ी मर्मस्पर्शी चर्चा इस एकांकी के माध्यम से की गई है। इसमें भी लेखिका का परिचय, यहाँ रोना मना है एकांकी का कथासार, यहाँ रोना मना है एकांकी की तात्विक समीक्षा, यहाँ रोना मना है एकांकी का शीर्षक, यहाँ रोना मना है एकांकी में निरूपित संदेश या युगबोध, इन सारी चीज़ों को आपके अभ्यास का माध्यम बनाया गया है। इन पांचों एकांकियों के अलावा दो छोटे मुद्दे व्याकरण के आपके कोर्स में शामिल हैं, जिसमें से एक है आवेदन पत्र, जिसको हम एप्लीकेशन लेटर कहते हैं। रोजगार के लिए, नौकरी के लिए अलग अलग संस्थानों में आवेदन पत्र कैसे दिया जाता है, उस आवेदन पत्र के प्रारूप को, उसके ढांचे को समझाने का एक प्रयास है और इसके माध्यम से हाउ टू प्रिपेयर ए एप्लीकेशन लेटर, आवेदन पत्र को कैसे तैयार किया जाए, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। दूसरा जो मुद्दा है उसमें है व्यावसायिक पत्र, जिसको व्यापारी पत्र कहा जाता है। व्यापार के क्षेत्र में एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से लेन देन, क्रय विक्रय करता है। उस लेन देन और क्रय विक्रय के अनुसंधान में जो पत्राचार होता है, उन पत्राचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। हालांकि आज के इस आधुनिक युग में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस युग में, इस तरह के पत्रों की प्रासंगिकता अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। फिर भी आपको, विद्यार्थियों को, छात्रों को ये समझाने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से कि कैसे व्यापारियों के बीच लेन देन का व्यवहार होता है, व्यापारियों का बैंक के साथ किस प्रकार का लेन देन और व्यवहार होता है, इसकी एक साधारण जानकारी इन दो मुद्दों के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। तो कुल मिलाकर के, जैसा कि आप जानते हैं कि यह पूरा पेपर आपका 70 मार्क्स का रहेगा और 30 गुण आपके रहेंगे, जिसको हम इंटरनल कहते हैं। पूरे साल में आपकी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, उसके आधार पर 30 मार्क्स आंतरिक मूल्यांकन के रखे गए हैं, जबकि 70 मार्क्स आपके थियरी पेपर के रखे गए हैं। अब चूँकि क्लासरूम में पढ़ाई कब शुरू होगी, यह कह पाना अभी मुश्किल है। तब आपको हमारे द्वारा प्रेषित इस प्रकार के वीडियो को ध्यान से देखना है और इंटरनेट के माध्यम से और सामग्री, लिखित सामग्री आपको जुटानी है, घर पर बैठकर अभ्यास करना है। तो इसके लिए आप एक निश्चित समय, जब जब वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसका एक पूरा टाइम टेबल बनेगा और उस टाइम टेबल के अनुसार हमारी कॉलेज की जो वेबसाइट है यूट्यूब पर, उसी वेबसाइट पर अलग अलग समय पर ये वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोग इन सारे आपके विषयों से जुड़े हुए सारे वीडियो ध्यान से देखें। बार बार देख सकते हैं आप, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप आराम से, इत्मीनान से इसको देख सकते हैं
और उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप फ़ोन कॉल के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अगर आपका कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप पूछ सकते हैं और इसका हम निराकरण करने की कोशिश करेंगे। तो ये अभ्यासक्रम से संबंधित आपके पास छोटी सी जानकारी हमने प्रस्तुत की है। अब चूँकि यह पाठ्य विषय आपका जो है वह है एकांकी, सप्त एकांकी। तो एकांकी क्या है, आपके लिए यह थोड़ा नया विषय है। प्रथम वर्ष विनयन में, फर्स्ट ईयर में आप लोग अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत कहानियाँ पढ़ते थे। अब यहाँ द्वितीय वर्ष में साहित्य की एक और विधा, जिसको एकांकी कहा जाता है, यह आपको पढ़ाया जाएगा। तो एकांकी क्या है, एकांकी का अर्थ क्या है, एकांकी की परिभाषाएं क्या हैं, एकांकी का स्वरूप निर्धारण, उसके मुख्य तत्व क्या हैं, एकांकी का उद्भव विकास किस तरह से हुआ है, ये सारी जानकारियाँ प्राथमिक रूप में आपको देने का उपक्रम रहेगा। तो जैसे साहित्य में पद्य और गद्य दो मुख्य विधाएं हैं, और गद्य के अंतर्गत जैसे कि उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, आलोचना या समीक्षा, साक्षात्कार, ये सारी गद्य की विधाएं हैं। और ज़्यादातर वर्तमान रूप में जिस गद्य को हम पढ़ते हैं वो सारी विधाएं हैं वह पश्चिम से प्रभावित हैं। हमारे यहाँ पूर्व में गद्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे जितने भी महान ग्रंथ हैं, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, और सारे जितने पुराण हैं, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, वो सारे पद्य में लिखे गए हैं। पर हमारे यहाँ नाटक को पांचवा वेद माना गया है, और ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग में भी नाटक खेले जाते थे। आचार्य भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, उन्होंने पूरा नाट्य शास्त्र लिखा है। तो उस संदर्भ में हमारे यहाँ संस्कृत में नाटकों की जो परंपरा मिलती है, जिसमें आप कालिदास का नाम जानते हैं, तो कालिदास ने जो नाटक लिखे, भास ने नाटक लिखे, और सारे कई संस्कृत के दिग्गज नाट्यकार हुए। तो ये तो हमारा एक अतीत है। पर भारत में आधुनिक गद्य का जो आरंभ हुआ, उसमें ज़्यादातर कई ऐसी विधाएं हैं जिसका प्रचलन हमारे यहाँ पहले नहीं था। पर अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ सांस्कृतिक क्षेत्र में हुई, जिसके कारण वहाँ के साहित्यकारों और उनका साहित्य है वह हमारे यहाँ आया। हमारे यहाँ जिज्ञासु विद्वानों ने अंग्रेजी भाषा में पहले उन गद्य विधाओं का अभ्यास किया, फिर अपनी भाषा में इसका अनुवाद किया, और फिर तीसरे चरण में उसी तर्ज पर हमारे यहाँ मौलिक गद्य विधाओं का सृजन हुआ। जैसे कि
अब बात थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, इसलिए इसको समेटते हुए, संक्षेप करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि साहित्य के जो दो प्रकार हैं, उसमें उसको हम नाटक के संदर्भ में, एकांकी के संदर्भ में अगर व्याख्यात करें तो एक दृश्य काव्य है और दूसरा है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य उसको कहते हैं कि जो देखा जा सके, अर्थात जिसका मंचन रंगमंच पर हो और श्रोतागण इसको रूबरू रंगमंच पर देखकर उसका आनंद उठा सके। इस प्रकार के साहित्य को दृश्य काव्य कहा जाता है। इसी प्रकार श्रव्य काव्य है, तो श्रव्य काव्य जो सुना जा सके, जो पढ़ा जा सके, इस प्रकार का जो साहित्य है उसको श्रव्य काव्य कहते हैं। नाटक के संदर्भ में हमारे यहाँ पूरा नाट्य शास्त्र है। नाटक के स्वरूप की जो विभावना है वह अच्छी तरह से प्रस्तुत हुई है। नाटक की कई परिभाषाएं भी हमारे संस्कृत के आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें एक परिभाषा है रूपा करोत रूपकम। किसी अन्य के रूप का अपने ऊपर आरोप करना या आरोपण करना, इसको नाटक कहते हैं। तो नाटक में जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो नाटक का पहलू है या अंग है वह है अभिनय। अभिनय के माध्यम से ही नाटक रंगमंच पर खेला जाता है। किसी आम साधारण व्यक्ति, अभिनेता, बड़े से बड़े दिग्गज, इतिहास पुरुष या धार्मिक पुरुष या राजनीतिक पुरुष या ऐसी कोई विख्यात सेलिब्रिटी का रोल करता है, तब वह अपने आप पर उस व्यक्तित्व का आरोपण करता है और इसी आरोपण के चलते वह अभिनय करते समय वह व्यक्ति अपने आप को भूल देता है और उसी पात्र में वह इतना रम जाता है, इतना मग्न हो जाता है और इतना सुंदर, इतना बेजोड़ अभिनय करता है कि हम पल भर के लिए भूल जाते हैं कि अभिनय करने वाला व्यक्ति अ ब क है। हम उस अभिनय करने वाले व्यक्ति को ही मूल व्यक्ति समझ बैठते हैं। जैसा कि एक उदाहरण दूँ आपको मैं, कि आपने एक फिल्म आई थी, देखी होगी, बजरंगी भाईजान। तो उस बजरंगी भाईजान फिल्म में बजरंगी का रोल करने वाला सलमान फिल्म की शुरू से लेकर आखिर तक हम सलमान को याद नहीं करते, हम उस बजरंगी भाईजान को शुरू से आखिर तक याद करते हैं और हमारे मन में वही पूरी फिल्म के दौरान छाया रहता है और सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी हम उस कैरेक्टर को उसी नाम से याद करते हैं, उसी नाम से हम उसको अपनी स्मृति में संजो कर रखते हैं और उसके अभिनय की प्रशंसा करते हैं। तो नाटक और एकांकी में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वह है अभिनय। पर नाटक के तत्वों की चर्चा करने से पूर्व मैं ये चाहूँगा कि एकांकी क्या है, इसके संदर्भ में विद्वानों ने एकांकी की क्या क्या परिभाषाएं दी है, एकांकी का अर्थ क्या है, ये सारी बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसा कि सप्त एकांकी पाठ्य पुस्तक है, उसकी भूमिका में, उसके प्राक कथन में एकांकी के स्वरूप की विवेचना की गई है। तो उसी को आधार बना करके हम कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहेंगे। एकांकी शब्द का अर्थ, एकांकी शब्द का अर्थ है एक अंक वाला। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नाटक है,
वह एक से ज़्यादा अंकों वाला होता है। त्रिअंकी नाटक, पंच अंकी नाटक या लंबे नाटक, इस प्रकार की एक परंपरा रही है। पर यहाँ नाम से ही मालूम पड़ता है कि इसमें सिर्फ एक अंक होता है, एक से ज़्यादा अंक नहीं होते हैं। तो एकांकी का एक अर्थ ये हुआ, एक अंक वाला दृश्य काव्य जिसमें केवल एक अंक होता है, एकांकी कहलाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में इस शब्द का प्रचलन अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले के अर्थ में हुआ है। हिंदी के विभिन्न विद्वानों ने एकांकी की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी की मान्यता है कि एकांकी में एक सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, वेग संपन्न प्रवाह और निर्देशन में चातुरी आवश्यक है। देखिए, किसी भी साहित्यिक विधा की परिभाषा दी जाती है तो उस परिभाषा में एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक शब्द की अपनी एक विशेष पहचान होती है और उस पहचान के चलते हम साहित्य की उस विधा को परिभाषित कर सकते हैं। एकांकी में एक सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य, किसी भी एकांकी का पूर्व निर्धारित लक्ष्य होता है कि उसको कहाँ तक पहुँचना है। उस एकांकी के द्वारा किस प्रकार के बोध को, संदेश को पाठकों तक, दर्शकों तक पहुँचाना है। एकांकी में एक ही घटना होती है। एकांकी में बहुत सारी घटनाओं को स्थान नहीं है। एक ही मुख्य घटना जो एकांकी के शुरू में, आरंभ में जब शुरू होती है, वही घटना अपने अंत तक आते आते एक निश्चित परिणाम तक पहुंचती है। तो एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, या कोई घटना है या कोई परिस्थिति है या कोई समस्या है। जैसे कि हमारा रीढ़ की हड्डी एकांकी है, तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में हमारी एक सामाजिक कुप्रथा को लेखक ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। हमारे यहाँ सामान्यतः यह रिवाज है, यह परंपरा है कि रिश्ते के संदर्भ में लड़का है वह लड़की को देखने आता है। ये बरसों से, कई युगों युगों से हमारे यहाँ यह परंपरा चली आ रही है और ज़्यादातर हमारा समाज इस प्रकार की मानसिकता लिए बैठा है कि लड़का या लड़के वाले जब लड़की देखने के लिए लड़की वालों के वहाँ जाते हैं तो लड़की को सज धज कर तैयार होकर के लड़कों के सामने पेश होना पड़ता है। ये तो जैसे ऐसा लगता है कि किसी बाज़ार में, किसी मॉल में, किसी मार्केट में किसी चीज़ को बेचने के लिए उसको सजा धजा के रखा जाता हो। सही में यह नारी का अपमान है, स्त्रियों की अवमानना और अवहेलना है। पर चूँकि हमारा समाज है, मेल डोमिनेट समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए ऐसी अनेक कुप्रथाएं हमारे समाज में व्याप्त हैं जो हमारी सामाजिक जो
परिधि है उसको संकीर्ण करने का प्रयास करती है। तो लेखक ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, इस एकांकी के माध्यम से एक करारा व्यंग किया है। जब हम एकांकी की बात करेंगे तब विस्तार के साथ इसकी हम चर्चा करेंगे। तो कोई एक समस्या, कोई एक परिस्थिति या कोई एक घटना किस तरह से होनी चाहिए, वेग संपन्न प्रवाह और निर्देशन में चातुरी। एकांकी चूँकि उसका ढांचा, उसका स्वरूप छोटा होता है, लगभग 4-5 पृष्ठों से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 पृष्ठों में, और एक से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दृश्यों में ज़्यादा से ज़्यादा एकांकी समाप्त हो जानी चाहिए। तो जब एकांकी शुरू हो वहाँ से ही वह एक गति पकड़ ले, उसमें ढुलमुलपन नुकसानदेह है। एकांकी की कथा का प्रवाह है वह वेगवान होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उसमें निर्देशन, डायरेक्शन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी घटना को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी समस्या को लेखक जिस तरह से प्रस्तुत करता है, उसको जब हम रंगमंच पर एक कुशल निर्देशन में देखते हैं तब उसका जो एक विशिष्ट प्रभाव, एक जिसको कहें कि एक इम्पैक्ट आनी चाहिए, वह सही निर्देशन से ही आ सकती है। अगर निर्देशन सही नहीं है, उसमें निर्देशक है वह चतुर नहीं है, होशियार नहीं है, तब अच्छे प्लॉट वाला एकांकी भी निष्फल हो जाता है। तो अच्छे एकांकी में निर्देशक का अपडेट होना, चालाक होना भी अत्यंत आवश्यक है। आगे लिखते हैं कि वे एकांकियों में लंबे लंबे कथोपकथनों, दृश्यों की अतिशयता, विषयातंत्रता, वर्णन बाहुल्य, चरित्र विकास के लंबे प्रयोगों और उलझी कल्पनाओं को पसंद नहीं करते। दूसरे परिभाषाकार हैं सेठ गोविंद दास, जिनका मत भी सद्गुरु शरण अवस्थी जी से मिलता जुलता है। वे कहते हैं कि सर्वप्रथम किसी एक मूल विचार या समस्या को एकांकी में आवश्यक मानते हैं। इसमें अनंतर विचार के विकास के लिए संघर्ष की आवश्यकता बताई गई है तथा विचार और संघर्ष दोनों के लिए कथानक, पात्र, कथोपकथन आदि की आयोजना होती है। प्रसिद्ध एकांकीकार उपेंद्रनाथ अश्क में इन्होंने एकांकी में 3 बातों को आवश्यक बताया है। एक तो आकार तथा समय की लघुता, जिसमें वे मेंशन करते हैं कि एकांकी कम से कम 35 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट की अवधि का ही होना चाहिए, इससे लंबा नहीं होना चाहिए। दूसरा अभिनयशीलता और तीसरा रंग संकेतों की स्पष्टता। और वे एकांकी में संकलन त्रय को भी बहुत महत्व देते हैं। तो उपेंद्रनाथ अश्क जी 3 बातों को एकांकी के लिए आवश्यक मानते हैं। एक तो एकांकी का आकार और उसके समय की पाबंदी, दूसरा अभिनयशीलता। ये जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि नाटक और एकांकी में उसका अगर कोई प्राण तत्व है तो वह है अभिनय। बिना अभिनय के हालांकि एकांकी या नाटक पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, पर यदि अभिनय कमज़ोर हुआ तो वह एकांकी या नाटक है वह
निष्फल माना जाएगा। इसलिए अभिनयशीलता नाटक का एकांकी का प्राण तत्व है। और दूसरी बात जो है, रंग संकेतों की स्पष्टता। जो रंग संकेत हैं, ये क्या है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि लगभग 40 मिनट से ऊपर का ये वीडियो हो चुका है और फिर इसको अपलोड करने में भी शायद दिक्कत या परेशानी हो। और सूचना यह है कि 30-35 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का ही वीडियो होना चाहिए। तो वो 40 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अभी एकांकी की परिभाषा, और उसमें 2-1 परिभाषाएं हमने देखी हैं और 2-3 परिभाषाओं को लेंगे। उसके बाद एकांकी के प्रमुख तत्वों की बात करेंगे और उन तत्वों की बात करते करते हम आपके अभ्यासक्रम में जो एकांकी रखे गए हैं उन एकांकियों की बारी बारी समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है कि आप मेरे इस ऑनलाइन व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वह भी आप मुझे अवश्य बताएंगे और यथासंभव आपके प्रत्येक प्रश्नों का निराकरण करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।